नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और उन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने एग्जांपल्स भी बताए थे ताकि आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। याद है? ओके, अगर नहीं याद है तो प्लेलिस्ट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की प्लेलिस्ट दी हुई है। आपको जो भी टॉपिक में डाउट है आप आराम से टॉपिक देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि जो हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो अपने को आ जाए। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आइए देखते हैं हम लोग, बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखो बेटा, अब मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास के अंदर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया होगा उनके सारे के सारे जो एटम्स हैं, ठीक है, जितने भी उनके मासेस को प्लस करना है। ओके, जब मैंने ये आपको सेशन करवाया था उस दौरान मैंने आपको एक पूरा चार्ट भी बताया था। मैंने कहा था कि इतने एलिमेंट्स के मास तो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो वो उन्हीं में से ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है H2O, बहुत सिंपल है। H एक एलिमेंट है, कितने एटम है उसके? 2 एटम। ठीक है, तो 2H और क्या है? O, ऑक्सीजन। सिंपल। चलो, हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 8 ज़ा 2, 2 + 16 कितना हो गया बेटा? 18 AMU। सिंपल हो गया। चलिए सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, C कितना है बेटा? देखो कितना है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर है? C के बाद कोई नंबर है? नहीं है ना, लाइक 1 है ना, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि वो 1 हो गया। ठीक है, तो C के पास कोई नंबर नहीं, दैट इज 1। तो कार्बन एक ही है हमारे पास। ऑक्सीजन कितने हैं? कितने नंबर है? 2। कार्बन का मास होता है 12, ओके, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। चलिए, तो 12 + 2 16 ज़ा 32 प्लस कर लिया, कितना आया? 44 AMU। है ना सरल? मैंने पहले कहा था। नाउ थर्ड, CH4। ओके, C कितना है बेटा? एक ही है। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4, तो 4 हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन कितना है? मास 12 और हाइड्रोजन का मास है 1। ओके, तो 12 + 4 कितना हो गया? 16 AMU। दैट्स इट। ईजी है, समझ आ गया। ओके, अब सोचो कि पहला क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर मास का दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आगे जितने भी सम्स करने हैं ना बेटा, ये उसका बेस है। मतलब आपको इतना तो निकालने आना ही चाहिए मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, 9th से हालांकि हम लोग ये चीज़ सीखते हुए आए हैं। तो दिस इज द वे टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? ओके, तो पहले इतना लिख दीजिए, फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। और आपको सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है Na2SO4। ओके, कैलकुलेट द मास % ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका हमें मास % निकालना है। ओके, अब हमने लेक्चर के दौरान जब ये एक्सप्लेनेशन हुआ था इस टॉपिक का, तब मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया था कि किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, मास निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो बेसिकली। ओके, तो मास % ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम उस एलिमेंट का मास लिख देंगे। मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। ओके, उस कंपाउंड में जितना प्रेजेंट होगा उतना हम मास ले लेंगे अपॉन मोलार मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, पूरे कंपाउंड का हम क्या ले लेंगे? मोलार मास। मोलार मास अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलार मास एक ही बात है। मॉलिक्यूलर मास में हम लोगों ने AMU लगाया था, यहाँ पे हम लोग यूनिट लगाएंगे ग्राम पर मोल। दैट्स इट। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ कंपाउंड। अब देखो बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए बात कर रहे हैं। मास % मतलब सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो जाएगा ही, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमारा काम ये है कि मॉलिक्यूलर मास निकल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एलिमेंट्स निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है दैट मोलार मास ऑफ, मैं फर्स्ट बता दूं, ठीक है, मोलार मास ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मोलार मास निकालना है। तो अब देखो Na कितना है बेटा? 2 है, तो 2Na निकालने का पूरा तरीका वही।
सल्फर उसके आगे कोई नंबर है बेटा? नहीं है, मतलब सिर्फ S आएगा। ऑक्सीजन के आगे नंबर क्या है बेटा? 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलिए, तो अब सोडियम का मास होता है 23, सल्फर का होता है 16 नंबर होता है, सॉरी 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। चलिए, तो 23 इंटू 2 दैट इज 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस करते हैं, यहाँ पे 64 में 6 प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 110, ओके। 110 प्लस 30 140 प्लस 2 142, तो ये हो गया 142 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्योंकि हमने मोलार मास निकाला तो मैंने कहा था कि तब हम ग्राम पर मोल लगाएंगे। डन। चलो, अब हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक, उसी को ले लेते हैं हम लोग। सो मास परसेंट ऑफ सोडियम इज, देखो बेटा कितना मास दिया हुआ है यहाँ पर, आई मीन फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो सोडियम है उसका कितना मास है? ओके, ये पूरा सोडियम वाला सेक्शन है ना, तो 2 मल्टीप्लाई के लिए 46, ठीक है। 23 मत लिखना, जितना कंपाउंड में प्रेजेंट है उतना अपने को लिखना होता है। तो 46 अपॉन मोलार मास ऑफ द कंपाउंड कितना है? 142 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 46 इंटू 100 डिवाइड बाय 142, कटिंग कर लेते 2 का 23 और ये हो जाएगा 71, ठीक है। तो दैट इज 23 इंटू 100 इज 2300 डिवाइड बाय 71, तो अप्रोक्स कुछ आएगा 32.39%, ठीक है। सॉल्व डिवाइड कर लेना आप लोग, बस दैट्स इट। ओके, सेकंड की बात करते हैं हम लोग। मास परसेंट ऑफ, अब क्या है? सोडियम के बाद क्या आ रहा है? सल्फर। मास परसेंट ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है बेटा? 32, सो 32 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। 2 के टेबल फिर से लगा देते हैं, 71 और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 100 इज 1600, 1600 को 71 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 22.54%, ठीक है, ओके। थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? ऑक्सीजन। सो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो बेटा ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है? 4 ऑक्सीजन है, मतलब कि 64, तो क्या हो जाएगा? 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 64 दैट इज 2 के टेबल लगा देते हैं, 71 और ये 32, सो 3200 अपॉन 71, इसका आएगा 45.07%, ठीक है। डिवाइड करना है, क्लियर हो गया बेटा। तो मेन हमारा फंडा यहाँ पर ये है कि यहाँ पे तो खैर हमें हर एक एलिमेंट का पूछा गया है। मैंने पहले भी कहा था ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन थियरी, तो तब मैंने उसमें बताया था कि हो सकता है कि आपको कोई एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट निकालने को ही बोले। हालांकि यहाँ पे उन्होंने सब एलिमेंट के लिए बात किया, तो सबसे पहले हमारा टास्क था कि मोलार मास निकाल दो सल्फेट का, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ही सबसे पहले मोलार मास की बात हो रही है, तो हमने वो निकाल दिया। फिर क्या है? मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। 3 एलिमेंट्स हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, सोडियम दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि तीनों एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकाल दिया। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ये चीज़ कभी गलती मत करना, जितना मास कंपाउंड में दिया हुआ एलिमेंट का उतना ही उठाना, ठीक है। लाइक 23 मास है सोडियम का, सोडियम के एक एटम का, बट सोडियम के कितने एटम मौजूद हैं? 2 एटम मौजूद है ना, Na2, ठीक है, 2 एटम मौजूद है, इसका मतलब कि जितना एटम मौजूद है उतना ही मास लोगे आप। 23 लिख के मत बैठ जाना। आई होप मैं आपको क्लियर हो गया इसके लिए, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। मतलब कि आपको बोला गया है कि इसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन का रिलेशन, मतलब जो कंपाउंड है वो ऑक्साइड आयरन होना चाहिए, ठीक है, तो हो ही जाएगा। तो ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, अब वो आयरन ऑक्साइड जो है उसके अंदर 69.9% आयरन अवेलेबल है और 30.1% ऑक्सीजन अवेलेबल है, और हमें इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला के दौरान मैंने आपको बहुत सिंपल चीज़ बता दी थी। क्या बताया था मैंने? यस, टेबल बनाना। याद आ गया आपको? चलो तो टेबल बना लेते हैं हम लोग। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
कितने बॉक्सेस थे, कितने अपने इसमें कॉलम्स थे, 7 एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले हम लोग 7 कॉलम बना लेते हैं। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखते थे बेटा, याद है? यस, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हैं? आयरन और ऑक्सीजन, आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तो इतना ही खत्म हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इसको मैं रब कर लेती हूँ, गंदा दिखता है ना फिर। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास सिंबल। ठीक है, क्या क्या सिंबल है इन एलिमेंट्स का? तो आयरन का होता है Fe और ऑक्सीजन का होता है O। ओके, नाउ मास परसेंट गिवन, आयरन का कितना दिया हुआ है मास परसेंट? 69.9 एंड ऑक्सीजन का 30.1। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ कॉलम क्या था? एटॉमिक मासेस लिखना। वो आपको दिया हुआ है, देखो एटॉमिक मास Fe का कितना दिया हुआ है? 55.85 और ऑक्सीजन दिया हुआ है 16.00 मतलब 16। ठीक है, तो ये 4 कॉलम तो आपको इजीली हो गए। अब हमें निकालना होता है इसके अंदर, क्या निकालना होता है? रेशियो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था? गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अब गिवन मास मतलब परसेंटेज ही दिया हुआ है, कितना है? 69.9%। और मोलार मास कितना है बेटा इसका? 55.85%। ओके, आई मीन 55.5 नॉट परसेंट, सॉरी। तो इसको हम जो डिवाइड करेंगे, देखो 55 है, 69 है, तो 2 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो 1.25 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं तो 30.1 गिवन मास है और मोलार मास कितना है? 16। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 16 है, तो 16 2 करेंगे तो हम लोग आएगा 32, मतलब कि 1 ही करना होगा। तो दैट मीन्स 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 88। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी ना। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना होगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो इसका मतलब कि अब देखो इन दोनों में छोटा कौन है? 1.25 छोटा है, तो 1.25 को दोनों से डिवाइड करके हम एक सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। ठीक है, तो अब 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये तो कट हो गया एग्जैक्टली, तो 1 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 188 अपॉन 125 से, तो कुछ इसका आएगा 1.5 मोल। ठीक है, अप्रॉक्स 1.5 अपने को ले लेना है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट में आया, हमें पता है कि कोई भी एटम पॉइंट में तो जुड़ता नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा होल नंबर के लिए। अब मैंने होल नंबर में आपको उस दिन में बताया था, जब हम ये सेशन कर रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आप 1.5 है तो आप हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 1 इज 1.5, तो 1 तो किसी काम का है नहीं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। अब ये होता है कि जो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ आपको वहाँ पे भी चेंजेस लाने पड़ जाएंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर? सिंपलेस्ट होल नंबर मोलार रेशियो। ठीक है, मतलब मोलार जो रेशियो होगा वो होल नंबर में होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 2 ज़ा 2 और 1.5 इंटू 2 इज 3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो आया वो आ गया 2 और 3। दैट मीन्स ओके, सो देयरफॉर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ऑफ, हट जाओ, ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इज, चलो अब Fe पहले मेटल लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, Fe कितना है? 2 है, तो Fe हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना है? 3 है, तो O हो गया 3। तो ये बन गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, समझ आ गया? बहुत अच्छे से इजी है। ठीक है, मुझे दावा है कि जिन भी बच्चों ने मेरा लेक्चर जो हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जो भी थियोरेटिकल लेक्चर्स देखे थे, अगर उन्होंने बच्चों ने वो देखा होगा ना, तो ये तो शायद मेरा वीडियो पॉज के खुद ही सॉल्व करना शुरू कर लेंगे, क्योंकि उसमें हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए थे कि बच्चे को ये चीज़ पता चली जाएगी कि हमें कैसे सॉल्व करना है।
ओके और जो बच्चे नहीं हैं तो उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि मैं वो थ्योरी के जो लेक्चर्स है वो जरूर देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है ना बेटा, तो ये सॉल्यूशंस करना बहुत आसान हो जाता है। इट्स जस्ट अ बिट ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड, आगे आपको जो सही लगे। वेल तो अभी सही काम तो ये है कि इसको लिख दीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। ठीक है, अब CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, कब प्रोड्यूस हो रहा है? अब इसके 3 सेक्शंस है, तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन की। चलो पर आगे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, दैट मीन्स कि कार्बन को हम जला रहे हैं एयर के अंदर। ठीक है, अब एयर के अंदर कौन जलाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द कंबस्टन सपोर्टर ना, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट था ना, दैट मीन्स कि विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज़ जल ही नहीं सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखो बेटा, जब भी ऐसे कुछ आए ना, कितना मोल है क्या है, तो इन सब के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ पहले दिमाग में रख देनी है, वो ये है बैलेंसिंग द इक्वेशन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। मतलब कि पहले आप इक्वेशन लिख दीजिए, बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका आसान हो जाएगा। तो अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है और कार्बन को बर्न करना है, इतना तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, सबके अंदर कार्बन जो है वो बर्न हो रहा है एयर के अंदर ही। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखती हूँ, ओके, केमिकल इक्वेशन इज कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बैलेंसिंग देख लेते हैं हम लोग। C 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मतलब कि कहीं पे कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ से एक फंडा क्लियर हो जाता है कि कार्बन जो भी है वो पूरा का पूरा, आगे कोई नंबर नहीं है ना, दैट मीन्स कि 1 मोल। ठीक है, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल कार्बन जो है वो बर्न हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर है बेटा? नहीं है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। और क्या दे रहा है हमें? यहाँ पे भी आगे नंबर है बेटा? नहीं है, इसका मतलब कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। बात समझ में आ गई? मैं दोबारा बोल रही हूँ, सुनो चीज़ को बहुत ध्यान से। देखो हमारे पास जो कैलकुलेशन रहती है हमेशा मोल्स में रहती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना हुआ, फिर तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, कोई इशू नहीं है, कन्वर्जन तो हमें आता ही है। तो कभी भी इस तरह के कोई सम्स आते हैं कि ये कंपाउंड ने इसके साथ जला तो ये दूसरा प्रोडक्ट मिल गया एंड द रिएक्शन, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे बेटा? सबसे पहले आपका काम है कि पूरा रिएक्शन लिख दो। रिएक्शन लिखने के बाद आप उसको करोगे बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग करना होता है। अब आगे अगर कोई नंबर आ जाता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 आता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 मोल लिख देती। मतलब आगे जो भी नंबर है, लाइक मेरा 3 आता ड्यूरिंग द बैलेंसिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देती कि 1 मोल कार्बन जो है वो 3 मोल ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और हमें 1 मोल CO2 दे रहा है। बात समझ में आ गई? तो आगे जो नंबर है ना वो हम नंबर ऑफ मोल्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, मतलब कि 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या दिमाग लगा दिया रिएक्शन के थ्रू बैलेंसिंग करने के बाद कि 1 मोल कार्बन जो है वो बर्न हो रहा है विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बैलेंसिंग के दौरान हमें कोई भी नंबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ गई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, बस इतना भी क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे समझ पता चल जाएंगे हमें क्या करना है। ओके, अभी हम लोग फर्स्ट करके तीनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। देखो पूरा का पूरा 1 मोल कार्बन जो है वो एयर में बर्न हो रहा है। तो अभी यही रिएक्शन आ गया। देखो 1 मोल अगर हम कार्बन जला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, और इन्होंने हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हमें मास निकालना है। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन is burnt in air, 1 mole of carbon dioxide gas is produced। ठीक है, सीधी सी बात है। Now अब 1 मोल इसका मतलब कि 1 मोलार हो गया। So therefore mass of carbon dioxide gas is nothing but carbon plus oxygen। मैंने कहा ना मॉलिक्यूलर मास निकालने आना ही चाहिए, वहीं से तो आया। तो कार्बन कितना है बेटा? 12, और ऑक्सीजन कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 2, आप डायरेक्टली 32 लिख सकते हो। सो 12 प्लस 32 कितना हो गया बेटा? 44 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे तो हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब ये कि हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। समझ में आ गया?
अच्छे से मोल, देखो मोल के एक बार मोल पता चल जाएगा फिर तो आप मोलिकुलर मास निकाल ही सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो डन बेटा, ओके। सो देयरफॉर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इज, चलो मैं लिख देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है बट चलो फिर भी। सो द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, ओके, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन या ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कार्बन इज 44 ग्राम। डन, ठीक है। चलो अब सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन, एक बार रिएक्शन इसको वापस लिख देते हैं हम लोग बेटा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का 1 मोल जो है वो बर्न हो रहा है 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड, डाइऑक्सीजन के साथ। अब बेसिकली अगर आप देखो बेटा तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 इंटू O, दैट इज 2 इंटू 16, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स कि अगर हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन लेते हैं तो 1 मोल में कितना ग्राम होना चाहिए? 32 ग्राम। इन्होंने ये बोला है कि कार्बन को अगर आप जला रहे हो तो उस दौरान कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है? 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब आधा हुआ। बात समझ में आई? देखो बेटा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम यूज हो रहा है। तो अगर मैं 16 ग्राम की बात करूं मतलब कितना मोल हो गया? आधा हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो अब दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे ये लिख के चलूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, वहाँ की बात क्लियर हो गई आपको? क्योंकि 1 मोल के अंदर 32 है और यहाँ पे हो रहा है 16, मतलब 32 का आधा। तो 1 मोल इज 32, तो 16 इज 0.5। कैलकुलेट करना है, मुझे लगता नहीं है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 16 इंटू 1 16 डिवाइड बाई 32, 16 1 जा 16 2 जा 1.2, दैट मीन्स 0.5 मोल्स। बात पकड़ में आ गई? ठीक है, ओके। तो अब हमें कितना मिलेगा? अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, चाय के लिए आपके पास शक्कर तो ढेर सारी है, दूध कम है, तो जितना दूध होगा चाय उतनी बनेगी ना। शक्कर के मुकाबले थोड़ी चाय हम कम ज़्यादा बनाएंगे, हमारी चाय कम ज़्यादा बनेगी विथ रेस्पेक्ट टू द मिल्क। तो अगर मुझे CO2 फॉर्म हो रहा है तो ये CO2 कितना कार्बन जलेगा उस पर डिपेंड करता है। अब कार्बन को जलाने वाला कौन है? ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा 0.5 मोल है तो CO2 भी कितना प्रोड्यूस हो गया? 0.5 मोल प्रोड्यूस नहीं होगा? देखो कंफ्यूज मत हो ज़रा सा भी, ये हमारा मेन इक्वेशन है। हाँ बेटा, ये मेरा मेन इक्वेशन है। 1 मोल कार्बन जब हम जला रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ तो हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया। अब ये तो 1 मोल है, ठीक है, बट जो जलाने वाला जो हमारे पास गैस है वही कम है, वो आधा मोल है, तो कार्बन भी पूरा तो नहीं जलने वाला ना। तो अगर वो आधा मोल है तो इसका मतलब कि ये कंपाउंड भी कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? हाफ मोल ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें जो ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए वो कितना मोल है? 0.5 मोल है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, और हमारा कंपाउंड जो है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के दौरान के उस पर। ठीक है, और दूसरी बात, जब मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाया था तब मैंने आपको उसमें एक चीज़ और बताई थी, ठीक है बेटा, कि लिमिटिंग रिएजेंट का जितना मोल होता है ना, कंपाउंड जो बनता है उसका सेम मोल होता ही है। ठीक है, कोई मतलब कुछ इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, इतना ही होता है। तो चलो, तो अब अगर हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन को 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, हमें 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1 मोल का मास कितना निकला था? 44 ग्राम। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू हाउ मच? मतलब x। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ओके, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44। 0.5 इज 1/2, 1/2 इंटू 44 कितना हो जाएगा? 22 ग्राम। ओके, सो दैट मीन्स मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज
22 ग्राम इतना प्रोड्यूस होगा अगर हम लोग ऑक्सीजन का सिर्फ 16 ग्राम लेते हैं तो। अब समझ आया? अच्छे से क्लियर हो गया ना? ओके, मैंने शायद ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया हो, पर मुझे ऐसा है कि मैं आपको सब चीज़ें समझा दूँ अच्छे से। ओके, यहाँ पर आप लिख देना दैट ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, कुछ भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड की। यहीं पे लिख देती हूँ मैं थर्ड। नाउ 2 moles ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो वही चीज़ सिर्फ उलझा रहे हैं। मैंने क्या बोला, अगर आपको शक्कर ज़्यादा भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है जब आपको दूध ही 1 कप है तो। अगर आपको दूध 1 कप है तो चाय भी कितनी बनेगी बेटा? 1 कप की बनेगी। ठीक है, फिर भले मैं आपको शक्कर जो है वो 2 कप दे दूँ, 2 पूरे कप मैंने शक्कर के दे दिए, बट आप चाय तो 1 कप ही बना पाओगे ना, क्योंकि दूध ही आपको 1 कप है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये लोग हमें ऑक्सीजन उतना ही दे रहे हैं, सेम कंपाउंड जो पहले वाला है 16 ग्राम ही देते हैं, बट कार्बन का इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया। तो क्या करूँ मैं? मेरे पास दूध ही नहीं है, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है कार्बन को जलाने के लिए, तो कार्बन 2 मोल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा बनेगा वो सेम बनेगा इसके अंदर भी। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सेम एज अ प्रीवियस वन। बात पकड़ में आई? ठीक है, बस इसको उस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओके, एज 1 mole of carbon 1 mole of oxygen is nothing but 32 gram, so therefore 16 gram of oxygen is 0.5 mole। ठीक है, सीधी सी बात है। so therefore 16 gram of dioxygen is combined to form। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग 16 ग्राम ले रहे थे। ओके, 0.5 मोल है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन कितना दे रहा है आपको? 0.5 मोल ऑफ ओके इज कंबाइंड टू फॉर्म 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो देयरफॉर हमने अभी भी निकाला कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 44 ग्राम, तो 0.5 मोल इज कितना? 22 ग्राम। तो एज इट इज लिख देना है, दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं है ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो 0.5 मोल। ओके, सो दैट इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सेम अगेन 22 ग्राम। ओके, दैट्स इट, क्लियर? सेम ही था। तो बेसिकली कार्बन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं आता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो उसके बाद हमको लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, सेम वाला कंपाउंड आप वहाँ पे रिएक्शन के दौरान लिख सकते हैं। मेरे पास का थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैंने इस स्टेप को स्किप कर लिया। हालांकि ये स्टेप आप लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है, नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपन को मेन फंडा हमने बता दिया। क्लियर बेटा, समझ आ गया? ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का हमें मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल इज गिवन। देखो अब इस क्वेश्चन को अपन हम तोड़ते हैं और ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है, तो अपने को आइडिया आ जाएगा। ओके, गिवन क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमने बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका मतलब कि मास निकालना है हम लोगों को सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट का मास निकालना है। क्वेश्चन मार्क क्या दिया हुआ है? रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ। ठीक है, मतलब कि अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 500 ml। ओके, ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब बोलोगे मैम ये क्या होता है? मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर मतलब मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली मोलैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.375 मोल्स मोलार। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो मोलर इज अ मोलैरिटी। बात समझ में आई? ओके, और आपको दिया हुआ है मोलर मास ऑफ द, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपको। मोलर मास ऑफ सोडियम
एसीटेट इज गिवन 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है, मतलब एक मोल में इतना ग्राम अवेलेबल होता है। बात समझ में आई? ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन को ज़्यादा ऐसे समझना बैठना ना, मतलब वो हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें दी हुई है ना उस पर फोकस करो, क्या निकालना है उस पर फोकस करो, फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म, ठीक है, किस्सा खत्म हो गया। तभी ठीक है, तभी जाकर आप सम्स को थोड़ा जल्दी से स्पीड में सॉल्व कर पाओगे और यहाँ तक कि आपका JEE वगैरह में आपका स्पीड बनेगा। तो सिर्फ देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है 500 ml है, मतलब सॉल्यूशन हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। 0.375 मोलार मैंने बता दिया, मोलार सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि मोलारिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और गिवन मास हमें निकालना है, मतलब कि कितना मास हम लोग ये सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में सोडियम एसीटेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने मीनिंग भी समझा दी, अगर किसी को डाउट हो तो। चलो, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोलारिटी का। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, सिंपल। ओके, अब मोलारिटी में हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि सोडियम एसिटेट है ना, ठीक है, CH3COONA, इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हम लोगों को ऑलरेडी ml में, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ओके। मोलारिटी कितना दिया हुआ है बेटा? 0.375। ओके, तो यहाँ पे लिख दूँ 0.375। नंबर ऑफ मोल्स को मैं स्मॉल n से डिनोट करती हूँ, बार बार लिखूंगी ना तो थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट कर लेती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूँ n, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि n कहाँ से आ गया सडनली। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको 500 ml है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 0.375 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n। ओके, डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग, तो 0.21 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 5, कितना मोल्स हो गया? 0.1875 मोल्स। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें इन्होंने मास पूछा है, देखो ये वाला पॉइंट बहुत काम आएगा। मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये है कि एक मोल में 82.0245 ग्राम सोडियम एसीटेट मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग, ये मोल्स है ना, तो अगर हम लोग 0.1875 मोल की बात करें तो कितना ग्राम अपने को मिलेगा सोडियम एसीटेट? क्या बोलते हो, इजी हो गया ना? इजी हो गया ना? ठीक है, मोलारिटी के हिसाब से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोडियम एसीटेट डिसॉल्व हो रहे हैं टू मेक द सॉल्यूशन। अब हमें क्लियर हो गया कि इतने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यूज हो रहे हैं। तो अब अगर हम लोग ये बोलते हैं कि एक मोल में, जैसे इन्होंने दिया हुआ है ग्राम पर मोल, तो एक मोल में इतना ग्राम सोडियम एसीटेट है, तो 0.1875 मोल में कितना ग्राम हम एसीटेट ले लेंगे, सोडियम एसीटेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। चलो, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 into x इज x, और इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 82.0245 मल्टीप्लाई करोगे आप 0.1875 से। सो 820245 डिवाइड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1875 को डिवाइड बाय 1 2 3 4, 1 2 सेम यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, चलो इनको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में इतने वाले जीरो लगा दो। कटिंग करनी है कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा कटिंग को प्रेफर नहीं करती, क्योंकि एंड में डिवीजन तो वैसे ही करना पड़ता है, और जब अपॉन में इतने सारे जीरोस हो ना, तो आप प्रेफर कि मल्टीप्लाई कर दो फिर डेसिमल लगा दो, वो अपना आसान हो जाता है। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15379599375, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, अपॉन में कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 से डेसिमल लगा दें हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 15 पॉइंट, ठीक है 3। अब देखो बहुत ज़्यादा नंबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 15.37 है, 7 के बाद 9 आ रहा है। ओके, तो हमने देखा हुआ है इसके अंदर राउंड ऑफ करने का, तो यहाँ पे 15.38 लिख देते हैं।
तो 15.38 ग्राम जितना यूज हुआ। समझ आया बेटा? तो हमने ये भी देखा कि 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट में अगर इतना ग्राम यूटिलाइज होता है विच दे हैड ऑलरेडी गिवन अस, ठीक है, हमें कोई नई चीज़ नहीं की, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आया वो 0.1875 आया, तो उसमें कितना ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एंड वी गॉट 15.3 ग्राम। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सीधी सी बात है ना, देखो 1 मोल है और यहाँ पे 1.18 बहुत छोटा हो गया ना, तो इसके लिए 15.38 डन। ओके, तो चलो पहले नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। ओके, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, किस में निकालना है? इन मोल्स पर लीटर। अब मोल्स पर लीटर मतलब क्या होता है? दैट इज द मोलारिटी। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मोल्स कहेंगे अपॉन लीटर, तो मोल्स पर लीटर क्या हो गया? मोलारिटी हो गया ना। दैट मीन्स इन्होंने शॉर्ट में आपको क्या बोला निकालने के लिए? मोलारिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। बात समझ में आ गई? ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। आपको कभी भी एग्जैक्टली फाइंड द मोलारिटी ऐसा नहीं दिया होगा, इस तरीके के फॉर्मेशन दिया होगा, तो आप क्लियर हो जाओ कि फॉर्मूला याद होगी, डेफिनेशन याद होगी, तो आप इजीली आप क्रैक कर सकते हो कि आपको क्या टर्म निकालने को बोला हुआ है। मैं इसको रब कर दूं। चलिए, तो अब बेसिकली आपको कहा गया है कि आपको मोलारिटी निकालना है, ठीक है, तो हमें निकालना है मोलारिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहले क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है वो देख लेना हम लोग, तो आसान हो जाता है। ओके, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, आपको दिया हुआ डेंसिटी दिया हुआ है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको दिया हुआ है 69%। अब देखो बेटा, जो आपको टर्म दिया होता है जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, इनका डेफिनेशन और इनका पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा से इस चीज़ को एग्जैक्टली बता दूँ कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिया है ना, ठीक है, जैसे मास परसेंट ऑफ HNO3 69%, तो आप पहले इसको क्रैक करो, क्योंकि आप इसको क्रैक कर लोगे तो आगे वाले आपको टर्मिनोलॉजी इजीली मिल जाएगा। तो मास परसेंट ऑफ HNO3 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 69% ऑफ HNO3 means 69 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in, देखो बेटा अब आपको क्या बोला गया? मास परसेंटेज, मास मतलब कि वेट अपॉन वेट, ठीक है, वेट अपॉन वेट। तो 69% का अपन लेते हैं 69 ग्राम, तो 69 ग्राम अगर HNO3 डिजॉल्व होगा किसके अंदर? 100 परसेंटेज में हम क्या लेते हैं? 100 ही लेते हैं ना, ठीक है। तो डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब सॉल्यूशन मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा? ये नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन बन चुका है वो वाला, ठीक है, 100 ग्राम का। डन, क्लियर? ओके बेटा, अब आपको मोलैरिटी निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, हमें क्या क्या चाहिए, तो हम लोगों को इजी हो जाएगा चीज़ें फाइंड आउट करने में। मोलैरिटी का बहुत बेसिक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये चीज़ मैंने आपको सिंपल बता दी है। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड, क्योंकि वही तो डिजोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो नाइट्रिक एसिड है और उसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें इसका, तो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। चलो आ जाओ, टेंशन जरा भी मत लो, फॉर्मूला तुम्हें याद है मतलब तुम सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए पहले मैं मोलार मास निकाल दूं, मोलार मास ऑफ HNO3, ठीक है, H प्लस N प्लस 3O, 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 हो गया। ओके, कितना हो जाएगा? 49 प्लस 14 दैट इज 63,
63 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। चलो, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है हमें, अभी हमें कहा ना कि 69% ऑफ HNO3, इसका मतलब 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो गिवन मास 69 है और मोलार मास कितना है, 63 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर कुछ मिलेगा 1.095 मोल, ठीक है। क्लियर इतना? चलो ओके, तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो आपको अगर शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू 1.095, ठीक है। तो देखो, मोलारिटी में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो हमने निकाल दिया, डन, क्लियर। अब चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा हमें इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो इन्होंने हमें सॉल्यूशन ग्राम में दिया हुआ है 100 ग्राम। तो इसका मतलब कि पहले तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा। और एक और चीज़ दी हुई, आप ध्यान दो, एक और चीज़ दिया हुआ है, दैट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास किसका, मास दोनों का, दोनों मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास, मतलब देखा जाए तो सॉल्यूशन का मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, डेंसिटी हमें दिया हुआ है 1.41 इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना है बेटा, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन है ना, तो 100 ग्राम अपॉन वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऊपर ले लें, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.41, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से लिखूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1.41 इज ग्राम पर लीटर, ग्राम अपॉन ml, ठीक है, इक्वल्स टू मास कितना है 100 ग्राम, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो अब देखो, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मैं वॉल्यूम को यहाँ पे ले लूँ, इक्वल्स टू 100 क्या है ग्राम, ये ml ऊपर चला गया, अपॉन 1.41 ग्राम नीचे आ गया, ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो गया, ओके। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.41 ml बचा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा वॉल्यूम आ गया। सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे लगाना है तो सॉल्यूशन कर लेना होगा, ठीक है। तो मैंने अभी इसको वॉल्यूम को यहीं छोड़ दिया, ओके। तो बेसिकली मोलारिटी निकालने के नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया हमारे पास, जस्ट अप्लाई इन द फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.095, ओके, अपॉन वॉल्यूम कितना निकाला हमने, देखो 100 अपॉन 1.41 है, तो 100 अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 1.41, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1000 तो है ही हमारे पास, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो 1.095 इंटू 1.41 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ओके, डेसिमल्स पहले रिमूव कर लेते हैं हम लोग, तो 1095 इंटू 141, पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3, तो नीचे 3 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 हैं, ऊपर 10, ये 0 और 0 कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1095 को 141 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 4 0 लिख देते हैं, आसान हो जाएगा ना। चलो, तो 1095 को 414 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 154395, अपॉन में क्या है 10,000, ओके। तो डेसिमल लगा दे तो 1 2 3 4, मतलब कि 15.4395, तो अप्रोक्स अगर हम लिखते हैं इसका तो 15.49 को 3 के साथ राउंड ऑफ कर लो तो 4, ठीक है। वॉल्यूम, ओके, मोलारिटी आया, तो दैट मीन्स मोल, आंसर क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। देखो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, सम्स को देखकर सम्स को क्रैक करना सीखो बेटा। क्रैक करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपके पास जो भी गिवन पोर्शन है ना वो लिख दो, तो आपका दिमाग चलेगा कि आपको पूछा क्या गया, आपको दिया क्या हुआ है। तो क्या गिवन लिख के ना आधा तो आपका कंफ्यूजन वहीं दूर हो जाएगा, वरना सम्स लगेंगे कि क्या है समझ ही नहीं आ रहे हैं। पहले की तरह दोबारा कह रही हूँ कि इतना समझने का इतना जरूरी नहीं है, टर्म्स सिर्फ देखोगे क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जैसे आपको मैंने कहा कि मोलारिटी, देखिए, क्योंकि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है
इन मोल्स पर लीटर, मतलब कि मोलारिटी में निकालना है। ठीक है, तो मोलारिटी हमें निकालनी है। फिर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, मास परसेंट दिया हुआ है। अब डेंसिटी का भी इतना कुछ है नहीं, मास परसेंट का, क्योंकि मास परसेंट भी कॉन्सेंट्रेशन का एक टर्मिनोलॉजी है, याद आया। ठीक है, तो हमने 4 देखे थे ना, वैसे 5 देखे थे हम लोगों ने, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज अलग फंडा, ठीक है, उसके हम भी बात नहीं करते हैं। तो अगर ये 4-5 टर्म जो मैंने आपको बोले वो, ठीक है, वो दिया हुआ हो और एक दूसरा वाला टर्म निकालना हो, मतलब देयर शुड बी सम रिलेशन। और रिलेशन का मतलब है कि आपको उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना आना चाहिए। तो क्या करेक्ट करना है अपने को, मास परसेंट ऑफ HNO3 69%। तो दैट मीन्स कि 69% ऑफ HNO3 का मतलब है कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, देखो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंटेज है दैट मीन्स वेट अपॉन वेट परसेंट। तो इसके लिए अगर हम 69 ग्राम ले रहे हैं सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, ग्राम में ही जाएगा। और परसेंटेज में हम 100 ही लेते हैं, तो इसके लिए हमने 100 ग्राम ले लिया। ओके, अब क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला देख लिया हमने क्या है। तो अब इसमें क्या क्या जरूरी है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अब सॉल्यूट क्या है बेटा, यहाँ पे वो है हमारे पास HNO3, उसी को तो डिजोल्व कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो HNO3 का पहले हमने मोलार मास निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो गिवन मास हमें 69 है, मोलार मास तो हमने मोल आ गया। तो चलो पहला वाला पॉइंट क्लियर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमें ml में चाहिए। तो उसके लिए हमें डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों को दिक्कत आती है कि मास में हम कौन सा लेंगे, सॉल्यूट का लेंगे कि सॉल्वेंट का लेंगे कि सॉल्यूशन का लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, वो ले लिया। वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो यूनिट्स है वो लगा दी ताकि आपको क्लियर हो कि हमें वॉल्यूम ml में मिला है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आ गई हमें वॉल्यूम लीटर में मिला कि मिलीलीटर में मिला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यूनिट्स भी साथ में लिख दिए, सो दैट यू कम टू नो कि यूनिट कैंसिल हो गया तो अपने पास ml बच गया, तो वॉल्यूम हमारे पास ये बच गया। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि डबल मैं क्या करूँ, मतलब है नहीं। तो ये वॉल्यूम, बस वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोलारिटी उठा लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यूज अप्लाई कर दी। आसान, क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.7 क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, उसमें से कॉपर हमें कितना मिल सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए क्या बोला गया है आपको, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन, मतलब हमें मास निकालना है किसका, कॉपर का। ओके, किस में से मिलेगा, 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बेसिकली आपको कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकालना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, सो द मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज 100 ग्राम, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मोलार मास निकाल देंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का मोलार मास क्या होगा, फटाफट से निकाल देते हैं। मोलार मास ऑफ कॉपर सल्फेट Cu प्लस S प्लस 4 इंटू O। Cu का मास दिया हुआ है 63.5, सल्फर होता है 32 और 4 16। ठीक है, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64, चलो प्लस करके बता दो फटाफट से बेटा। ठीक है, 60 60 120 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150 154 157। ठीक है, और ये हो गया 159, तो ये आया 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लेती हूँ कि भाई इसमें से देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना मौजूद है बेटा, 63.5, एक ही एटम है ना उसका। ठीक है, एक ही मोल है ना। तो दैट मीन्स कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना मौजूद है बेटा, 63.5 ग्राम मौजूद है। तो हमें इन्होंने कॉपर सल्फेट का मास कितना दिया है बेटा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर का वजन कितना हो जाएगा, क्या बोलते हो, इजी है ना। ठीक है ना, देखो इन्होंने क्या बोला कि कॉपर सल्फेट में से हमें कॉपर निकालना है, तो ये पूछ रहे हैं कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से कितना कॉपर आप निकाल सकते हो, बता दो। ठीक है, तो हमने बोला भाई हमें पहले सोचने तो दो कि 1 मोल कॉपर सल्फेट का कितना वजन होता है।
तो हमने जब 1 मोल कॉपर सल्फेट निकाला तो हमने ये देखा कि 1 मोल के अंदर पूरा वजन जो है कॉपर सल्फेट का वो 159.5 ग्राम है, जिसके अंदर कॉपर कितना मौजूद है 63.5। तो अगर 159.5 ग्राम कॉपर में 63.5 ग्राम कॉपर 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर मौजूद है, तो आप हमें दे रहे हो 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना मौजूद होगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो x यहाँ पे चला जाएगा, तो 159.5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 63.5 इंटू 100, क्या बोलते हो, आसान हो गया। तो x इक्वल्स टू 63.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 159.5। देखो अभी इसके डेसिमल के बाद भी एक ही है और इसके डेसिमल के बाद भी एक ही नंबर है, मतलब 10 ऊपर नीचे जाएगा तो कैंसिल कर देती हूँ मैं। तो 365 इंटू 100 अपॉन 1595, ठीक है। तो 36500 अपॉन 1595, तो इसका आंसर होगा 39.81 ग्राम। ओके, सो दैट मीन्स copper obtained from 100 gram of copper sulfate is 39.81 ग्राम, ठीक है। तो इसमें से इतना कॉपर मिल जाता है। आसान था, सिंपल था, ठीक है। चलो तो इसको लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन, दैट मीन्स 1.8। डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन का हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है, इन विच मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर गिवन 69.9 और 30.1 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि आयरन का मास परसेंट दिया हुआ है 69.9 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1, ठीक है। ओके, गिवन द मोलार मास हमें दिया हुआ है 159.8 ग्राम पर मोल और आपका एटॉमिक मासेस दिया हुआ है। चलो अब सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले तो ये देखो कि निकालना क्या है। डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, तो सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और उसके लिए हमने टेबल देखा हुआ है, ठीक है। अब जो हमने शायद क्वेश्चन 2 या 3 शायद क्वेश्चन था, वही समय देखो क्वेश्चन में 3 का टैली करो, उसके अंदर यही आपको आयरन और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है सेम, ठीक है। दैट मीन्स का सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो अगर मैं चाहूँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल दूँ वहीं से ले लो, पर ठीक है कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। तो पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल देते हैं और फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात करते हैं। तो चलो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, इसके टेबल में थोड़ा छोटा बनाने का कोशिश करती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा कोशिश ही कर रही हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा एलिमेंट्स, फिर उनका सिंबल, ठीक है, फिर आएगा उसका गिवन मास दिया हुआ है, फिर एटॉमिक मास क्या है वो आ जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और ये 7। मैंने कहा ना कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश कामयाबी नहीं होती है। ओके ना, क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, पहले तो हम लोग टॉपिक लिख दें, एलिमेंट्स, इनके सिंबल, ठीक है, इनका मास परसेंट या परसेंटेज मास जो दिया हुआ है गिवन, फिर आएगा इसका एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स इसका मतलब कि गिवन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। उसके बाद हमें निकालना होगा रेशियो ऑफ मोलार मास, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना होगा स्मॉलेस्ट होल रेशियो ऑफ मोलार मास। अब ये तो आपको लर्न हो चुका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है आयरन और एक दिया हुआ है ऑक्सीजन, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, ठीक है। कितना मास है 69.9 और ये दिया हुआ है 30.1। एटॉमिक मासेस दिया हुआ है 55.85 और ये दिया हुआ है 16, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास 69.9 को डिवाइड करेंगे 55.85 के साथ और यहाँ पे हम लोग 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, ठीक है। तो 16 का मैंने बताया 1.88 आएगा और इसका 69 है तो 1.25, ठीक है।
चलो अब ये छोटा वाला रेशियो है तो इसको डिवाइड कर लेते दोनों के साथ, तो 1.25 अपॉन 1.25 और 1.88 अपॉन 1.25, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1.2 है, 1.8 है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 1.5 आ जा रहा है, ठीक है। चलो अब हमने पता है कि ये ले नहीं सकते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 1 2 ज़ा 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कर ही लिया था, इसके लिए मैंने थोड़ा फटाफट कर दिया। सो देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3, ठीक है, Fe 2 बार और O 3 बार, इतना क्लियर हो गया। ओके नाउ अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाने के बाद आपको अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना होगा, ठीक है, मोलार मास की तरह। सो देयरफॉर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, 2 बार Fe है और 3 बार ऑक्सीजन है, तो Fe का मास कितना है बेटा 55.85 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो मल्टीप्लाई कर लें इसको हम लोग, तो इसका मास आ रहा है 111.7 प्लस ये हो जाएगा 48, ठीक है, प्लस कर लें हम लोग, तो 111.7 48 को प्लस करेंगे तो 0.795 कितना आया 159.7 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आ गया। ओके अब हमें n निकालना है। ओके तो n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोलार मास जो दिया हुआ है या मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो n दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कितने हैं दैट इज n। तो मोलार मास कितना है यहाँ पे, मोलार मास इज 159.8 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना निकला 159.7, ले सिर्फ 0.1 का फर्क है तो अपन इसको काउंट करेंगे नहीं, तो इसको हम लोग काट के 1 लिख देते हैं, तो n कितना आया 1 और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n क्या है हमारा 1 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो Fe2O3 सेम ही आंसर आया, तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी इसका सेम ही है, दैट्स इट आंसर, ठीक है, इजी था। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने देख लिया हुआ है, जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाए तो उसका मास निकाल दो, मास निकालने के बाद मोलार मास दिया ही होगा तो मोलार मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर लो तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। वो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आप उस एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक एग्जैक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। यहाँ पे 1 ही था, इसके लिए सेम का सेम आया। डन, क्लियर। चलो तो नोट इट डाउन पहले। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन के ये हमें दिए हुए हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप मतलब पता है ना, क्लोरीन, ठीक है, जिनके अंदर प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। तो एक 35 ग्राम जो हम यूनिट ले सकते हैं, AMU का क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन Cl, ठीक है, और 37 का क्लोरीन दिया हुआ है। अब नेचुरली, ठीक है, नेचुरल में अगर हम देखें तो 35 का जो क्लोरीन है, जो आइसोटॉप है 35 क्लोरीन, वो कितना परसेंट अवेलेबल है, 75.77% अवेलेबल है, और 37 वाला 24.23% अवेलेबल है, और इनका मोलार मास हमें दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो नाउ हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्या करेंगे बेटा, आप दोनों आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, परसेंटेज लेना है और उनका मोलार मास लेना है, दैट्स इट। ठीक है, परसेंटेज इंटू मोलार मास ऑफ क्लोरीन 35 का लोगे, प्लस परसेंटेज इंटू मोलार मास ऑफ क्लोरीन 37 का लोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है और ये परसेंटेज में दिया, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे डिवाइड बाय 100 ले लेंगे। ओके, तो अब कितना है ये 75.77 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग
34.9689 के साथ प्लस 24.23 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 36.9659 के साथ डिवाइड में 100। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लें हम लोग। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैलसी का यूज़ कर रही हूँ, सॉरी बहुत लंबा है, ओके, और इतना टाइम है नहीं है। तो 75.77 मल्टीप्लाई 34.9689, इसका आंसर आता है 2649.59। इतना लेके छोड़ दिया अपन, आगे बहुत सारा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर दूसरा आया 24.23 मल्टीप्लाई बाय 36.9659, इसका आ रहा है 895.68। ठीक है, दोनों के बाद में 2 डेसिमल ले लिए, डिवाइड बाय 100। चलिए तो इनको प्लस कर दें हम लोग अभी। फाइन, तो 2649.59 प्लस कितना हो जाएगा 895.68, तो इसका हमारा प्लस आ रहा है 3545.27 अपॉन में 100। तो दैट मीन्स 2 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएंगे तो 35.4527 हो गया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली वी नो 35.5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं 35.5। ठीक है, तो ये हो गया इसका एवरेज एटॉमिक मास। डन बेटा, क्लियर, आसानी था। चलो तो जस्ट नोट इट डाउन।